कंफर्ट द एंटरटेनमेंट चैनल। मैं हूं आपका होस्ट, लेकर हाजिर हुआ हूं एक नया मौजू। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो है सुपरिटेंडेंट और नर्सिंग सुपरिटेंडेंट जो है वो अपनी किस तरह जो है इनकम टैक्स की रिटर्न जो है सबमिट करवा सकती हैं या करवा सकते हैं, या हेड क्लर्क जो है वो किस तरह अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न सबमिट करवाएगा। वो लोग हैं जिनकी तनख्वाह 6 लाख से तजावज़ कर जाती है और वही लोग जो है इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं 2019 और 20 के मुताबिक। तो मेडिकल सुपरिटेंडेंट एंड चीफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट और नर्सिंग सुपरिटेंडेंट जो है वो इस दायरा कार में आते हैं, और ऑफिस सुपरिटेंडेंट जो होते हैं, हेड क्लर्क वगैरह, ये भी इसके दायरा कार में आते हैं। बजट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर, ये भी इसके दायरा कार में आते हैं। तो आइए लॉगिन करते हैं और चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। तो सबसे पहले हमने जो है लॉगिन करने के बाद जाना है डिक्लेरेशन की तरफ और क्लिक करना है नॉर्मल रिटर्न एओपी पर। उसके बाद हमने पीरियड सेलेक्ट कर लेना है। पीरियड सेलेक्ट करने के बाद जो है हमने उस पर जो है वर्किंग स्टार्ट कर देनी है। तो दोस्तों ऐसे है कि मेरी जो सैलरी है पर मंथ पर ईयर जो है वो है 4.5 लाख रुपए। तो मैं इसको कैलकुलेट कर देता हूँ। अच्छा, मैं एक बात बताता चलूँ, जो भी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हो, चीफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हो, मेडिकल सुपरिटेंडेंट हो, ऑफिस सुपरिटेंडेंट हो, हेड क्लर्क हो, जो फर्स्ट टाइम वॉलेंटरी तौर पर जो है अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फिल कर रहे हैं, उन पर जो है कोई एसेट्स उनके जितने भी हैं, जैसे कि उनके घर हैं, बाग है, मकान है, या फिर उनकी ज़मीन है जो विरसे में मिली है उनको, तो उन पर टैक्स लागू नहीं होता। तो इस वजह से जो है हम उसको जो है टैक्स से इज्तना हासिल होती है। हाँ, अगर फर्थर आप जो इनकम टैक्स के जो इनकम जो है इसमें ऐड करते जाएंगे तो वो आपकी वाइट मनी में शुमार होती जाएगी, और ये करप्शन की मद में नहीं आएगी। आपने जो अपनी जितनी भी इनकम जो है वो शो करेंगे, आपने इसके लिए बैंक स्टेटमेंट लेनी है। बैंक स्टेटमेंट में एक ख्याल रखिएगा, अगर आपको फॉरेन सोर्स से कोई इनकम आती है तो उसकी आपने जो है फॉरेन रेमिटेंस सर्टिफिकेट लेना है बैंक की तरफ से। और दूसरा, अगर आपको किसी ने गिफ्ट भेजा है पैसों की बद में, तो वो भी आपने जो है उसका सर्टिफिकेट लेना है बैंक की तरफ से कि आपको गिफ्ट आया है। आपको अगर कोई गिफ्ट भी आता है खूनी रिश्ते से आएगा। इसके अलावा खूनी रिश्ते के अलावा कोई भी फ़र्द या शख्स या एम्प्लॉय अपनी मेडिकल सुपरिटेंडेंट या नर्सिंग सुपरिटेंडेंट या चीफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट या ऑफिस सुपरिटेंडेंट या हेड क्लर्क को जो है गिफ्ट नहीं कर सकता सवाई उनके ब्लड रिलेशन के। तो सबसे पहले पे अब मैंने अपनी जो सैलरी थी वो पुटअप कर दी है 4.5 लाख रुपए, और रसीट एंड डिडक्शन की तरफ जाएंगे। हाँ, अगर देखें मैंने जैसे कि बताया था, आपका कोई मकान है, आपने किराए पर दे रखा है, तो आप उस पर जो इनकम हासिल होती है तो वहाँ पे यहाँ पर अपनी वो इनकम लिखें। जैसे मुझे 80,000 रुपये जो है इनकम आती है, तो मैं इसको कैलकुलेट कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद हमें चले जाना अदर सोर्सेज में। अदर सोर्सेज क्या है, किसी और ज़राए से जो आप कोई इनकम हासिल कर रहे हैं। अगर आपने कोई बहबूद फ़ंड का सर्टिफिकेट हासिल कर रखा है तो उसका यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पर उसकी जो अमाउंट है वो लिखें। मतलब मैंने 1 लाख रुपए का बहबूद सर्टिफिकेट हासिल कर रखा है, सो मैं इस पर क्लिक करूँगा। और प्रॉफिट ऑन डेबिट के ये है कि मैं 3-4 लाख रुपए की जो इनकम है वो मैंने डिपॉजिट करवा रखी है सेविंग अकाउंट में, और सेविंग अकाउंट में ईयरली बेसिस पे जो मुझे 7% जो है प्रॉफिट मिल रहा है। तो 1 लाख रुपये पे 7,000 और 3 लाख रुपए पे 21,000 सालाना मुझे जो है टैक्स जो है प्रॉफिट मिलता रहेगा। और जो ये प्रॉफिट मिलेगा ये मुझे जो है एग्जेम्प्टेड होगा। एग्जेम्प्टेड का मतलब होता है कि इस पर आपका जो टैक्स की कटौती हो चुकी होती है, ये टैक्स की कटौती करने के बाद ही आपको देंगे, अदरवाइज़ जो है ये आपको नहीं देंगे। तो इस वजह से जो है मैं अपनी जो टोटल इनकम है वो यहाँ पे लिखता हूँ। 3 लाख मैंने जो है सबमिट करवाए थे और 21,000 रुपये जो है मुझे प्रॉफिट मिला था। तो अब मैंने 21,000 प्रॉफिट जो है इसमें ऐड कर दिया है, और ऐड करने के बाद फॉरेन सोर्सेज की तरफ जाते हैं। फॉरेन सोर्सेज में मैंने आपको बताया था फॉरेन इनकम, अगर आप बाहर आपने कभी वर्किंग की है
जैसे कि कोई स्टाफ नर्स, हेड नर्स, चीफ सुपरिटेंडेंट, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, या जो है ऑफिस सुपरिटेंडेंट, हेड क्लर्क, वो उन्होंने कोई दौरानिया जो है बाहर गुजारा है और उनको उनसे कोई इनकम हासिल हुई है तो वो यहाँ पे लिखेंगे। हाँ, अगर उनको बाहर से इनकम हासिल होती है तो वो हम रिकन्साइलेशन अमाउंट में लिखेंगे, अदरवाइज़ नहीं लिखेंगे। ठीक है, डिडक्टेबल अलाउंसेस की तरफ आते हैं अब। सॉरी, इससे पहले जाते हैं हम जो है एग्रीकल्चर की तरफ से। अगर आपको एग्रीकल्चर से कोई जो है इनकम आ रही है तो यहाँ पर आप वो इनकम लिखेंगे कि आपको कितनी इनकम आ रही है एग्रीकल्चर। अगर आपकी 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़ है, आपने 50,000 जो मुस्ताजरी पे वो दे रखी है, तो यहाँ पे जो आपकी अमाउंट है वो आप लिखें कि आपको एग्रीकल्चर की तरफ से जो इनकम आ रही है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 लाख रुपीज़, क्योंकि मेरे पास 2 एकड़ हैं और मैं यहाँ पे 1 लाख लिखता हूँ। और जो 1 लाख लिखूँगा उस पर कोई टैक्स नहीं होगा। ठीक है, ये एग्रीकल्चर की इनकम टैक्स जो है ये इनकम है। और ये जो इनकम है ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट लेगी आपसे, ये फेडरल गवर्नमेंट नहीं लेगी। ठीक है, डिडक्टेबल अलाउंसेस की तरफ आप चलते हैं। अब आप देखें कि जो प्रॉफिट ऑन डेबिट 64A, जो आपने डेबिट लिया है, जो प्रॉफिट लिया है, उस पर जो कटौती हुई हो वो यहाँ पे लिखनी है आपने। अगर आपकी कटौती मतलब 1000 हुई है तो 1000 लिख देंगे टैक्स की मद में। ठीक है, एजुकेशनल एक्सपेंसेस अगर आपको आ रहे हैं तो आप यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ एजुकेशनल एक्सपेंसेस लिखेंगे अपने। और वो कहता है कि प्रोवाइड द नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन अंडर एट्रीब्यूट सेक्शन एंड एक्सचर क्लेम द एजुकेशनल डिडक्टेबल अलाउंसेस। तो हमने जाना है एट्रीब्यूट में, क्योंकि उसने कहा है कि आप एट्रीब्यूट में जाएं। तो यहाँ पर हम जिन बच्चों की फ़ी पे कर रहा हूँ वो मैं लिखता हूँ 3 बच्चे हैं जो मेरे एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। ये मैं बता चुका हूँ बार बार, ये नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, चीफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, MS मेडिकल सुपरिटेंडेंट, और जो है MS ऑफिस का जो है सुपरिटेंडेंट, जो है ऑफिस सुपरिटेंडेंट, हेड क्लर्क, इनसे रिलेटेड है ये वीडियो। और अगर आप रेजिडेंट हैं, रेजिडेंट से मुराद ये है कि ऐसा शख्स जिसने पाकिस्तान में 8 माह से ज़ायदा, 6 माह से ज़ायद अरसा पाकिस्तान में गुजारा हो, मतलब 7 माह पाकिस्तान में गुजारे हों और 5 माह जो बाहर गुजारे हों, तो वो रेजिडेंशियल करार पाएगा। और ऐसा शख्स जिसने 5 माह पाकिस्तान में गुजारे हों और 7 माह जो है वो बाहर के मुल्क में गुजारे हों, तो वो नॉन रेजिडेंशियल करार पाएगा। और ऐसे शख्स पे जो है इनकम टैक्स लागू नहीं होता। तो आप चलते हैं वापस डाटा की तरफ। ठीक है, तो डाटा की तरफ जब जाएंगे तो हम एडजस्टेबल टैक्सेस की तरफ जाएंगे। सबसे पहले अगर आपने कोई गाड़ी ली है या कोई आपने टैक्स भरा है इनकम टैक्स के ऊपर, तो वो आप अपना इनकम टैक्स लिखेंगे। अगर आप प्रोविंशियल एम्प्लॉय हैं तो प्रोविंशियल एम्प्लॉय में लिखेंगे, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय में लिखेंगे। आपने जो भी टैक्स भरा है यहाँ पे लिखें। ये आप मतलब ये मैंने टैक्स भरा है प्रोविंशियल एम्प्लॉयज़ में। उसने फिर कह दिया है कि एट्रीब्यूट में जाएं। इसको मैंने सेव करना था, सेव करना भूल गया हूँ। सेव करने के बाद ही मैंने अगले टॉपिक पे जाना था। तो 17,086 रुपये मैंने जो है इनकम टैक्स भरा है। और इसके अलावा मैंने कोई अमाउंट जो है कैश विड्रा कराई है 2-3 लाख रुपए, तो वो मैं यहाँ पे लिखूँगा और अपना अकाउंट नंबर भी मेंशन करूँगा। तो यहाँ पे मैंने IBFT दर्ज करना है। जैसे मैं 2334 ये मैंने फ़र्ज़ी अकाउंट नंबर लिखा है HBL का, ताकि सिर्फ आप लोगों को समझा सकूँ मैं। और उसके बाद यहाँ पे मैंने 3 लाख रुपए निकलवाए थे, तो 3 लाख रुपए पर जो है मैंने टैक्स जो भरा था वो भरा था 1800 रुपये। तो 1800 टैक्स यहाँ पे लिख दूँगा मैं और इसको मैं कैलकुलेट कर दूँगा। आप देख रहे हैं 18,886 रुपये टैक्स आ गया है और अकाउंट नंबर भी आ गया है। फिर वो कहता है मोटर व्हीकल की रजिस्ट्रेशन कराई है। तो मेरे पास या नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के पास या MS के पास ऑटोमेटिकली गाड़ी भी होती है। तो ऐसे जो ऑफिसरान जो होते हैं, जो 7 to 18 ग्रेड के होते हैं, इनके पास मोटर व्हीकल लाजमी होती हैं। तो मैं ऐसे ही कोई गाड़ी का नंबर लिख देता हूँ
ताकि आप लोग इसको देखकर जो है अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न जो है फिलअप कर सकें। यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ कि मेरे पास है स्विफ्ट, तो मैं स्विफ्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ। स्विफ्ट भी 1300 सीसी होती है और 13 से इसको क्लिक कर देता हूँ। और ये मैंने ख़रीदी कितने की थी, 13 लाख रुपए की। इस पर मैंने टैक्स कितना भरा था, 25,000 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन के लिए। तो मैं इसको भी कैलकुलेट कर दूँगा। देखिए 4.5 लाख अमाउंट जो है, 4.5 लाख अमाउंट पर मेरा सिर्फ एक मरतबा टैक्स कटेगा, बार बार टैक्स नहीं कटेगा। इसके अलावा जितना भी जो टैक्स एक्स्ट्रा कटेगा वो मुझे रिफ़ंड होगा। और अगर मेरे पास सेलफ़ोन है, टेलीफोन बिल है या प्रीपेड टेलीफोन कार्ड यूज़ करता हूँ तो मैं यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर लिखूँगा और जिस फ़ोन नंबर पर मैंने प्रीपेड टेलीफोन कार्ड जो है यूज़ की हैं, 033636 ये लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिख दूँगा यू फ़ोन और इसको ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा कि मैंने कितना ईयरली बेसिस पे यूज़ किया है और मेरा यहाँ पे कितना जो है टैक्स कटा है ये भी दर्ज करूँगा और इसको कैलकुलेट कर दूँगा। देखिए मैं इस टाइम जो है 44,000 के करीब जो है मैं इनकम टैक्स जो है वो सबमिट करवा चुका हूँ 4.5 लाख की अमाउंट पे। फिर मैंने चले जाना है कंपोटिशन की तरफ। कंपोटिशन में जाना है तो आप देखेंगे कि मेरे पे जो नॉर्मल इनकम टैक्स हुआ है वो है 4200 रुपये और मेरी जो टोटल टैक्सेबल इनकम बनी है 5,40,000 रुपये। तो विद होल्डिंग टैक्स बना है 44,986 और टैक्स काटने के बाद 40,786 रुपये मेरे रिफंडेबल हैं। ठीक है, इसके बाद ये मेरी इनकम स्टेटमेंट, इनकम टैक्स की स्टेटमेंट जो है कंप्लीट हो गई और ये इसको मैं सेव कर लेता हूँ, क्योंकि जब तक मैं वेल्थ स्टेटमेंट फिलअप नहीं करूँगा उस वक्त तक ये जो है सबमिट नहीं होगी। तो अब चलते हैं सीधा वेल्थ स्टेटमेंट की तरफ। फिर मैं जाऊँगा डिक्लेरेशन की तरफ और मैं क्लिक करूँगा वेल्थ स्टेटमेंट की तरफ, 116 सेक्शन 2 की तरफ। 116 सेक्शन 2 वेल्थ स्टेटमेंट आ गई है। यहाँ पे 2017 लिखूँगा मैं। 2017 लिखने के बाद यहाँ पे क्लिक कर दूंगा और ऑटोमेटिकली जो पीरियड है वो स्टार्ट हो जाएगा। और अगर मैंने रेंट की मद में कोई पेमेंट दी है तो वो लिखूंगा। अगर मैं रेंट पे रहता हूँ, अगर मैंने ट्रैवलिंग के लिए या गाड़ी के मेंटेनेंस के लिए कोई पैसे खर्च किए हैं तो यहाँ पे लिखूंगा मैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि मैंने 40,000 रुपये जो है वो मेंटेनेंस की मद में सबमिट किए हैं। और इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवलिंग के लिए जो मैंने खर्च किए हैं वो भी लिखूंगा। अगर मैं मतलब बाय ट्रेन या बाय एयर में कहीं आता जाता हूँ या मैं बाय बस आता जाता हूँ, उस पर जो मेरे अखराजात हुए तो वो लिखूंगा। यहाँ पे मैं 20,000 रुपये सालाना लिख देता हूँ। अगर आप पानी जो है वाटर सप्लाई का आता है या आप जो है मिनरल वाटर लेते हैं तो आपका 12,000 रुपये जो है वो सालाना बनता है। तो वो यहाँ पर आप उसकी अमाउंट लिख देंगे। अगर इसका कम बनता है तो आप कम लिखेंगे वाटर की मद में। तो सॉरी, ये जो बनता है इलेक्ट्रिसिटी बिल फिल करना था, गलती से मैंने जो है वो वाटर सप्लाई का कर दिया और वाटर का 12,000 रुपये। ठीक है, इसके बाद मैंने गैस की तरफ जाना है। गैस की मद में मैंने जो पेमेंट सबमिट कराई है, जो बिल मैंने पे किए हैं वो मैं लिखूंगा यहाँ पर। और लिखने के बाद जो है मेडिकल, आपको पता है कि मेडिकल डिपार्टमेंट का मेडिकल फ्री होता है, लेकिन फिर भी 30,000 मेडिसिन समटाइम अवेलेबल नहीं होती हॉस्पिटल से, तो हम बाहर से परचेज़ कर सकते हैं। और मेडिकल ऑफिसर, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट और चीफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट जो हैं वो अपने बिल्स को रीइंबर्समेंट कर सकती हैं। और ये जो जितने भी वो मेडिकल की मद में जो है उन्होंने दवाइयाँ बाहर से परचेज़ की होंगी तो वो NA करवा कर ये जो 30,000 उनका खर्चा हुआ है ये वापस ले सकते हैं। तो एजुकेशन की मद में मैंने पहले बताया था कि मैंने 1 लाख रुपए जो है वो खर्च किया है, तो वो मैं यहाँ पे लिख दूँगा। इसके अलावा जो है अदर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? ये ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो हमने घर में सब्ज़ी, दाल, रोटी और बोतल पानी वगैरह या फिर सब्ज़ी गोश्त वगैरह मंगवाते हैं, ऐसी चीज़ें मंगवाते हैं जो खाने पीने के होते हैं, ये अदर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में चलते हैं। तो ये मैं इस पे ऊपर 1 लाख रुपए दर्ज कर देता हूँ जो मेरा सालाना खर्चा है।
और अगर आपकी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है तो यहाँ पे लिखें, अगर फादर की तरफ से आपको एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी मिली है तो आप यहाँ पे लिखें कि 2 एकड़ फ्रॉम फादर इनहेरिटेंस, मीन दैट कि ये विरासत में मिली है, और उसकी वैल्यू अपने ज़ीरो लिखनी है। आपने इसकी वैल्यू दर्ज नहीं करनी, क्योंकि जो विरासत में हमें चीज़ मिलती है हम उसकी वैल्यू ज़ीरो लिखते हैं, उस पर पेमेंट दर्ज नहीं करते। उसके बाद हम आ जाते हैं एनिमल की तरफ। अगर आपने कोई एनिमल रखे हुए हैं, पेट्स, रशियन कैट्स वगैरह, या आपने कोई पालतू जानवर रखे हैं, मुर्गियाँ या तोते, बकरियाँ, ऐसा कुछ रखा है तो आप यहाँ पे उसको फिलअप करें। तो मैंने यहाँ पर रशियन कैट्स रखी हुई हैं जिनकी मालियत है 1 लाख के करीब, इंक्लूडेड मेरे पास बर्ड्स हैं। 30 जून को आपके पास जो रकम आपके अकाउंट में थी वो आप यहाँ पे फिलअप करेंगे, अपना अकाउंट नंबर मेंशन करेंगे 2334 HBL, और इसको ओके कर देंगे। और 30 जून को जो आपके पास रकम थी वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। मेरे पास अकाउंट में डिपॉज़िट 3 लाख रुपए थे, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। तो इसके बाद व्हीकल, मोटर व्हीकल की मद में आपके पास जो रकम थी वो यहाँ पे लिखेंगे। तो जैसे कि मेरे पास स्विफ्ट गाड़ी थी GFM 345, ये फ़र्ज़ी नंबर लिखा है मैंने, स्विफ्ट 1300 cc, और मैं इसको क्लिक कर दूंगा और इसकी जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो मैं लिख दूंगा। ये मैंने 13 लाख रुपए में खरीदी थी। देखिए, ये मैं जितनी अमाउंट यहाँ पे इसमें सबमिट कर रहा हूँ इस पर कोई टैक्स नहीं है। मैं बार बार बता रहा हूँ, इस पर कोई टैक्स नहीं है। ये अपने आपकी सर्विस 10-10 साल, 12-12, 25-50, 60 साल के करीब आप नौकरी कर चुके हैं, तो इस दौरान आप ये कमा सकते हैं। अगर आपकी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो वो दर्ज करें। अगर आपका कोई मकान है तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जनाह पार्क, ये फ़र्ज़ी नेम है, स्ट्रीट नंबर 5 एंड 5 मरला, ये मैंने बनाया है कोई 30 लाख के करीब करीब। अब ये मैं देखें 30 लाख लिख रहा हूँ। ठीक है, अब ये मैंने जितनी भी अमाउंट लिखी है इस पर कोई टैक्स नहीं है। बार बार बताता जा रहा हूँ, कोई टैक्स नहीं है। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, जिन लड़कियों की शादी होती है वो माँ बाप उनको जो है गिफ्ट में जो जहेज़ वगैरह देते हैं, तो यहाँ पर जहेज़ की जो वैल्यू है वो यहाँ पर लिखे। और आपके पास पर्सनल आइटम में मोबाइल तो लाजमी होगा, और ऐसे बड़े अफसरान जो 17 स्केल के होते हैं उनके पास आईफोन से रिलेटेड ज़्यादातर मोबाइल्स होते हैं, या एंड्रॉयड कम ही होते हैं। और कैश इन हैंड अगर आपके पास है तो यहाँ पे लिखें, अदरवाइज रहने दें। कैश इन हैंड से मुराद है कि ऐसी इनकम जो कि आपने कमेटियों की सूरत में डाली हुई होती है, कि वो कैश इन हैंड कहलाती है। और प्रीशियस पोसेशंस, ये जो प्रीशियस पोसेशन आते हैं ये जेवर की मद में होते हैं। जब आपकी शादी होती है तो आपके पेरेंट्स या आपके हस्बैंड आपको मुंह दिखाई में, और आपके पेरेंट्स जो है रुखसती के वक्त आपको जेवर वगैरह देते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि 8 तोला गोल्ड, पेरेंट्स एंड हस्बैंड गिफ्टेड मी। ये लिखने के बाद आपने जो है ओके कर देना, और उसके आगे मालियत नहीं लिखनी।
ठीक है। इसके बाद हमें चले जाना है रिकंसाइलेशन अमाउंट की तरफ। रिकंसाइलेशन अमाउंट में हमारी 54,90,000 रुपये की टोटल मालियत है और 3,72,000 रुपये खर्चा आ चुका है, जबकि 4,50,000 में 5,45,000 मेरी जो है वो टोटल इनकम बनी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फिलअप करता हूँ और यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ, इसको कॉपी कर लूँगा। अगर फर्स्ट टाइम आप, एक बात बताता चलूँ, अगर आप फर्स्ट टाइम आप वर्किंग कर रहे हैं तो आपने बिना सोचे इसको जो अनरिकंसाइल्ड अमाउंट है इसको बिना सोचे यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पर नेट एसेट प्रीवियस ईयर में जो है आपने पेस्ट कर देना है। ठीक है, जैसे पेस्ट करना है इसके बाद कैलकुलेट का बटन सबमिट कर देना है और आपकी जो अनरिकंसाइल्ड अमाउंट है वो ज़ीरो हो जाएगी। अनरिकंसाइल्ड अमाउंट ज़ीरो होने का मतलब ये होता है कि आपकी जो आपने वेल्थ स्टेटमेंट बनाई है वो बिल्कुल दुरुस्त है और इसमें कोई गलती नहीं है। और इसके साथ जो है ये हमारा टॉपिक का जो इख्तिताम हुआ और इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मैं हूँ फैसल चौधरी और आप देख रहे हैं द कंफर्ट इंटरटेनमेंट चैनल, और इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।